यूरोनॉम फर्स्ट 1999 ये इंडिया में अप्लाई नहीं हुआ था। ठीक है। सेकंड, यूरोनॉम सेकंड जिससे कहा गया भारत स्टेज यानी बीएस सेकंड, ये इंडिया में अप्लाई हुआ 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2005 तक, यानी 2000 से 2005। बताओ कितने सालों तक अप्लाई हुआ? 5 साल। याद रहे, इस टाइम पीरियड के दौरान बीएस सेकंड अप्लाई हुआ था 11 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ इंडिया। इंडिया की जो 11 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज थी उन पर 2000 से 2005 के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान कौन सा रूल अप्लाई हुआ था? बीएस सेकंड। इसके बाद आया यूरोनॉम थर्ड। यूरोनॉम थर्ड जिसे कहा गया बीएस थर्ड, ये अप्लाई हुआ था 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010, यानी ये भी कितने सालों के लिए अप्लाई हुआ? 5 साल। इस टाइम पीरियड के दौरान यानी 2005 से 2010 के दौरान ये रूल अप्लाई हुआ था 11 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ इंडिया। इंडिया की जो 11 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज थी उन पर इस टाइम पीरियड के दौरान कौन सा रूल अप्लाई हुआ? बीएस थर्ड। एक पॉइंट आप याद रखें, जिन सिटीज में पोल्यूशन ज्यादा होगा वहां पर करंट रूल अप्लाई होगा, और जिन सिटीज में कंपैरेटिवली पोल्यूशन कम होगा वहां पर एक स्टेप पहले वाला अप्लाई होता है। यानी अगर 2005 और 2010 के बीच की बात की जाए, इस टाइम पीरियड के दौरान 11 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में कौन सा रूल अप्लाई हुआ? बीएस थर्ड। तो इस टाइम पीरियड के दौरान ही रेस्ट ऑफ इंडिया में कौन सा अप्लाई हुआ होगा? बीएस सेकंड। वेरी गुड, बीएस सेकंड। आपसे ये 11 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज के नाम कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा। अगर आपको याद भी रखना है तो मॉड्यूल में लिखा है, जो जो मेन सिटीज, जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पर पोल्यूशन ज्यादा है। ठीक है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर वगैरह, इनमें पोल्यूशन ज्यादा है। एनसीआर वाला पूरा एरिया, ठीक है ना। लेकिन ये आपसे कोई पूछेगा नहीं। आपसे जो पूछा जा सकता है, देखो फोर्थ पॉइंट, यूरोनॉम 4, इसे इंडिया में कहा गया BS4। ये अप्लाई हुआ था 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015, यानी इस टाइम पीरियड के दौरान ये अप्लाई हुआ था 13 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज पर। 13 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ इंडिया। पहले कितनी थी? 11, अब कितनी हो गई थी? 13, यानी 2 सिटीज और ऐड हुई। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो नाम आप याद रखना, एक तो शोलापुर जो कहां पर है? महाराष्ट्र, और दूसरा है लखनऊ जो कहां पर है? यूपी। तो देखो, इस टाइम पीरियड के दौरान 13 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज पर कौन सा रूल अप्लाई हुआ? BS4। तो बताओ रेस्ट ऑफ इंडिया में? BS थर्ड। वेरी गुड। अब देखो, 1 अप्रैल 2015 से BS5 स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन BS5 स्टार्ट नहीं हुआ। BS5 को स्किप कर दिया गया। डायरेक्ट BS5 के यानी BS4 के बाद डायरेक्ट अप्लाई हुआ BS6। कौन सा अप्लाई हुआ? BS6। और ये रिसेंटली अप्लाई हुआ है 1 अप्रैल 2020। ठीक है, और ये अभी कंटिन्यू चल रहा है। याद रहे, 2015 तक BS4 13 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ इंडिया पर अप्लाई था। ठीक है,
उसके बाद 2017 तक फिर से इसको आगे बढ़ाया 13 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ इंडिया पर 2017 तक। फिर BS5 को स्किप कर दिया गया, तो 2017 के बाद BS4 को पूरे इंडिया पर अप्लाई कर दिया था। यानी अब तक BS4 ही चल रहा था, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से अब पूरे इंडिया पर क्या अप्लाई हो गया है? BS6। तो अभी मैंने आपको इनकी डेट बताई है और कितनी सिटीज पर ये अप्लाई हुए हैं ये बताया है। पोल्यूशन कैसे कंट्रोल होता है वो अब हम समझेंगे। तो देखो इनके एम क्या थे, समझें। इंडिया में BS1, BS2, BS3 ये अब कहीं पर भी अप्लाइड नहीं है। अभी BS4 और BS6 की गाड़ियां चल रही है, ठीक है। लेकिन NCERT में BS3 का भी एम बताया हुआ है, वो भी आप समझें। देखो BS3 के अकॉर्डिंग, BS3 का जो एम था, सल्फर कंटेंट पेट्रोल में 150 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, डीजल में 350 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, पेट्रोल एंड डीजल में हाइड्रोकार्बन 42% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक लिमिट बनाई गई। इससे क्या बेनिफिट होगा? अगर पेट्रोल और डीजल में आप सल्फर कंटेंट और हाइड्रोकार्बन कंटेंट को कम करते हैं तो रिलीज होने वाला SOx भी कम रिलीज होगा और रिलीज होने वाला अनबर्न हाइड्रोकार्बन भी कम रिलीज होगा। इसका मतलब पोल्यूटेंट कम रिलीज होंगे, तो पोल्यूशन बोलो बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। इसके बाद देखो, जब BS4 अप्लाई हुआ तो BS4 का जो रूल था, इसका जो एम था, पेट्रोल एंड डीजल इस तरह का फ्यूल तैयार किया गया, पेट्रोल और डीजल इनमें सल्फर कंटेंट को और कम किया गया। कम करके कितना कर दिया? 50 ppm। BS3 के अकॉर्डिंग पेट्रोल में कितना? 150 ppm, डीजल में कितना? 350 ppm। BS4 के अकॉर्डिंग इसे कम किया, पेट्रोल और डीजल में सल्फर कंटेंट कितना कर दिया? 50 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन कंटेंट को भी कम किया गया, हाइड्रोकार्बन कंटेंट को भी रिड्यूस करके कितना कर दिया? 35%। तो बताओ, सल्फर कंटेंट, हाइड्रोकार्बन कंटेंट कम हो रहा है तो रिलीज होने वाले पोल्यूटेंट कम रिलीज होंगे, पोल्यूशन कम होगा। अब जो BS6 आया है, BS6 का जो एम है, इसके अकॉर्डिंग पेट्रोल एंड डीजल में सल्फर कंटेंट को और कम किया गया और सल्फर कंटेंट को कम करके 10 ppm तक ला दिया है। कितना कम कर दिया? यानी लिमिट कहां तक ला दी है? 10 ppm। आप एक पॉइंट याद रखना, ये जो सल्फर है ये पेट्रोल एंड डीजल में नेचुरली प्रेजेंट होता है, यानी जो क्रूड ऑयल होते हैं उनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। अगर आप पेट्रोल डीजल से सल्फर कंटेंट को कम भी कर देते हैं तब भी क्वालिटी पर इतना इफेक्ट नहीं आएगा। इसके अकॉर्डिंग इंजन को अपग्रेड कर दिया जाता है, लेकिन आप हाइड्रोकार्बन कंटेंट को ज्यादा कम नहीं कर सकते, क्योंकि पेट्रोल और डीजल मेनली किसके बने होते हैं? हाइड्रोकार्बन के ही बने होते हैं। अगर आप हाइड्रोकार्बन कंटेंट को और कम करेंगे तो फिर क्वालिटी पर इफेक्ट आएगा। तो BS6 में सल्फर कंटेंट पर वर्क किया गया, यानी सल्फर कंटेंट को रिड्यूस किया गया, हाइड्रोकार्बन कंटेंट को रिड्यूस नहीं किया गया। आई बात समझ में? तो देखो, बोलो इस तरीके से फायदा होगा या नहीं? फायदा होगा। अगर आप यहां से सल्फर कंटेंट और हाइड्रोकार्बन कंटेंट को कम करेंगे तो रिलीज होने वाले SOx, रिलीज होने वाले अनबर्न हाइड्रोकार्बन भी कम रिलीज होंगे। अगर पोल्यूटेंट कम रिलीज होंगे तो पोल्यूशन कम होगा, यानी पोल्यूशन कंट्रोल होगा। बताओ कितनी स्टेप्स हुई? तो पहली क्या थी? CNG, दूसरी यूरोनॉर्म्स, तीसरा मैंने आपको बताया जो भी ओल्ड व्हीकल्स थे, खटारा गाड़ियां थी जिनसे पोल्यूशन ज्यादा हो रहा था,
उनके यूज को बंद कर दिया गया। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन बनाए गए, यानी इंजन को अपग्रेड किया। कैसे इंजन बनाए गए? मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन, यानी जिनमें फ्यूल की एंट्री के लिए कई सारे पॉइंट्स हैं। जैसे मान लो दो इंजन है, एक इंजन में एंट्री पॉइंट एक ही है जहां से फ्यूल अंदर जा रहा है, दूसरे इंजन में कई सारे पॉइंट हैं जहां से थोड़ा थोड़ा फ्यूल अंदर जाता है। तो अगर थोड़ा थोड़ा फ्यूल अंदर जाएगा अलग अलग पॉइंट से, तो एफिशिएंटली बर्निंग होने का चांस बढ़ेगा। ठीक है, और एफिशिएंटली बर्निंग होगी तो अनबर्न पार्ट कम रिलीज होगा, पोल्यूटेंट कम रिलीज होगा, तो पोल्यूशन कंट्रोल होगा। आई बात समझ में? तो इंजन को अपग्रेड किया गया। एक ऐसी डिवाइस तैयार की गई जो मोर हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करती है। इसका नाम ही क्या है? कैटालिटिक कन्वर्टर। कन्वर्ट करेगा मोर हार्मफुल को लेस हार्मफुल में। किसकी हेल्प से? कैटलिस्ट की हेल्प से। तभी तो कहा गया कैटालिटिक कन्वर्टर। और उस डिवाइस में जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं वो मेटल्स होती हैं जिनकी वो डिवाइस बनी होती है। आपसे पूछा जाए कैटालिटिक कन्वर्टर किन डिवाइस से मिलकर बना होता है, आप कहोगे सर 3 डिवाइस हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम। प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, ये पूछा जा सकता है। और एक पॉइंट याद रखें, अगर किसी व्हीकल में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है तो उसमें जो फ्यूल ऐड किया जाता है वो अनलेडेड होता है। कैसा होता है? अनलेडेड। अनलेडेड फ्यूल ऐड करना चाहिए। अगर आप लेडेड फ्यूल ऐड कर रहे हो जिसमें लेड प्रेजेंट होता है, तो लेड क्या करेगा? उस कैटालिटिक कन्वर्टर को इनएक्टिव कर देता है। और अगर कैटालिटिक कन्वर्टर इनएक्टिव हो गया तो क्या मोर हार्मफुल को लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अनलेडेड पेट्रोल 1-2 रुपए महंगा होता है, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पता कर लें, आप कोई बाइक या कार खरीद रहे हो तो पहले कंपनी से पता कर लें क्या इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है तो फिर आपको जो पावर वाले पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल डीजल, जो 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 लेडेड वाले नहीं होते, अनलेडेड होते हैं, जो 1-2 रुपए महंगे होते हैं, ठीक है ना, वो वाला फ्यूल ऐड करवाना होगा। उसे ग्रीन फ्यूल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्या वो हरे कलर का होता है? नहीं, इको फ्रेंडली होता है, ठीक है ना, उसकी वजह से पोल्यूशन कम होगा। आई बात समझ में? अगर लेडेड ऐड करा लोगे तो क्या होगा? कैटालिटिक कन्वर्टर इनएक्टिव हो जाएगा। और अगर कैटालिटिक कन्वर्टर इनएक्टिव हो गया तो वो रिपेयर नहीं होता, वो रिप्लेस होता है, यानी नया लगवाना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो ये 5 तरीके, पहला सीएनजी, दूसरा यूरोनॉम्स, तीसरा ओल्ड व्हीकल के यूज को बंद किया गया, चौथा इंजन को अपग्रेड किया गया, पांचवा कैटालिटिक कन्वर्टर यूज किया गया जिससे दिल्ली में धीरे धीरे पॉल्यूशन कंट्रोल हुआ। बोलो, केस स्टडी ऑफ दिल्ली क्लियर सभी को? ये लिख लिया था क्या यहां तक? चलो कैटालिटिक कन्वर्टर भी समझ लो। साथ ही साथ 5th स्टेप है कैटालिटिक कन्वर्टर। देखो ये एक डिवाइस है जो 3 मेटल की बनी होती है। बताओ कौन कौन सी? प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम। ठीक है, ये एक डिवाइस है। अब इसे कहां पर फिट किया जाता है? व्हीकल में जहां से स्मोक रिलीज होता है, ठीक है, वहां पर इसे फिट किया जाता है। यानी स्मोक एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से पहले कहां से होकर गुजरेगा? इस कैटालिटिक कन्वर्टर से। तो देखो स्मोक में प्रेजेंट होता है हाइड्रोकार्बन। क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोकार्बन। तो ये डिवाइस इसे CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट कर देती है। तो बताओ मोर हार्मफुल को किसमें कन्वर्ट कर रही है? लेस हार्मफुल में। स्मोक में प्रेजेंट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे किसमें कन्वर्ट कर देती है? CO2 में, यानी मोर हार्मफुल को लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर रही है। स्मोक में प्रेजेंट होता है NOx, इसे किसमें कन्वर्ट कर देता है? N2 में, यानी मोर हार्मफुल को लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर रहा है। किनकी हेल्प से?
इन मेटल्स की हेल्प से, ये यहां पर एज ए कैटलिस्ट बिहेव करती हैं। तो देखो, अगर इस तरह की डिवाइस व्हीकल्स में लगी होंगी तो बोलो पोल्यूशन ज्यादा होगा या कम? कम होगा, यानी पोल्यूशन कंट्रोल होगा। इसके लिए कंडीशन मैंने आपको बताई, कौन सा फ्यूल ऐड करना है? अनलेडेड। ठीक है, अगर मान लो आपके व्हीकल में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है और आपने लेडेड फ्यूल ऐड कर लिया, यानी लेड प्रेजेंट है, तो ये लेड इसे क्या कर देगा? इनएक्टिव कर देता है, डिवाइस को क्या कर देगा? इनएक्टिव। और अगर डिवाइस इनएक्टिव हो गई तो क्या ये मोर हार्मफुल को लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर पाएगी? नहीं, यानी फिर यहां से हाइड्रोकार्बन, सीओ, एनओएक्स और लेड रिलीज होंगे, यानी पोल्यूशन बढ़ेगा। तो देखो, अगर लेडेड फ्यूल यूज किया जाता है तो स्मोक के थ्रू यहां पर लेड रिलीज होगा। और याद रखें, स्मोक में जो लेड प्रेजेंट होता है, एक है टेट्रा इथाइल लेड, दूसरा है टेट्रा मिथाइल लेड। ये स्मोक में प्रेजेंट लेड के एग्जाम्पल हैं। अगर ये हम स्मोक के साथ इनहेल कर रहे हैं और ये हमारी बॉडी में जा रहे हैं तो ये हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हीमोग्लोबिन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एआईपीएमटी 2004 में पूछा गया, लेड कंसंट्रेशन इन ह्यूमन ब्लड 10 म्यूजी पर 100 ml, यानी अगर 100 ml ब्लड में 10 म्यूजी 10 माइक्रोग्राम लेड प्रेजेंट है तो ये हमारे लिए अलार्मिंग स्टेज होती है। अलार्मिंग स्टेज यानी खतरे की घंटी बताया है इसे। अगर कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा हो जाएगी तो फिर ह्यूमन सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। बोलो, कैटालिटिक कन्वर्टर क्लियर सभी को? इसे नोट कर लो। एयर पॉल्यूशन यहां पर कंप्लीट हो चुका है। टेन म्यूजी पर 100 ml, 10 म्यूजी पर 100 ml। उसके बाद ओल्ड व्हीकल्स के यूज को बंद कर दिया गया। हाँ, ये तो थी। फोर्थ, इंजन अपग्रेड। यहां तक लिख लिया क्या?
एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हो सभी? एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो क्या? क्यों नहीं कर रहे? मॉड्यूल की जो एक्सरसाइज है वो आप साथ साथ सोल्व करते जाएं, ठीक है ना? फिर एक साथ सोल्व करोगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और पुराना भूल जाते हैं तब तक, ठीक है? तो पढ़ते जाएं, एक्सरसाइज सोल्व करते जाएं और टाइम टू टाइम रिवाइज करें। जो बायोडाइवर्सिटी में हमने डेटा पढ़े हैं उन्हें बार बार देखें, रिवाइज करें और पुराना जो हैंडआउट्स आपके पास हैं उन्हें भी पढ़ें, ठीक है ना? प्रोडक्टिविटी से सिलेबस है, आपको पता है, और जितना आज हम पढ़ लेंगे वहां तक आपका सिलेबस रहेगा। मिटा दूं क्या यहां तक? लिख लिया होगा? फर्स्ट वाला कौन सा, ये है? अच्छा, ये वाला। एयर पोल्यूशन यहां पर कंप्लीट हो चुका है। डेमोग्राफी हमने बीच में पढ़ ली थी ना बेटा, वो भी सिलेबस में रहेगी। हाँ, पढ़ा था ना डेमोग्राफी। हाँ, तो वो तो रहेगा ना सिलेबस में। 33 क्वेश्चन रहेंगे और सभी स्टूडेंट के पूरे 33 सही होने चाहिए, कोशिश नहीं होने चाहिए। जो क्लास में पढ़ा, जो आपको पढ़ाया गया, उसी में से रहेगा सब कुछ। बस आपको क्या पढ़ना रहेगा? आपके नोट्स जो यहां लिख रहे हो, मॉड्यूल और एनसीईआरटी, बस। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। देखो, नेक्स्ट है साउंड पोल्यूशन। समझे? देखो, साउंड पोल्यूशन का मीनिंग क्या है, अभी लिख लेना बेटा, नहीं मिटाएंगे उसको, अभी लिख लेना। साउंड पोल्यूशन का मीनिंग क्या है? एटमॉस्फेयर में नॉइस का एक लेवल से ज्यादा हो जाना क्या कहलाएगा? साउंड पोल्यूशन। अब देखो, साउंड पोल्यूशन, इसके सोर्सेस क्या है, कहां से साउंड रिलीज होता है? जैसे इंडस्ट्रीज एंड मिल्स। कुछ इंडस्ट्रीज और मिल्स ऐसी है जहां से बहुत ज्यादा साउंड रिलीज होता है, ठीक है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन, इतने ज्यादा व्हीकल्स हो चुके हैं कि जगह जगह पर जाम लग जाते हैं और हॉर्न बजाए जाते हैं, जिससे भी साउंड पोल्यूशन होता है। टीवी, लाउड स्पीकर, जेट प्लेन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सोर्सेज ऑफ साउंड पोल्यूशन, ठीक है ना? जगह जगह लाउड स्पीकर लगा दिए जाते हैं, उनमें गाने चला दिए जाते हैं, ठीक है ना? नहीं, ये तो आपके पढ़ाने के लिए लगा है, ठीक है? अब देखो, इंटेंसिटी, सोर्सेज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटेंसिटी यहां से पूछा जा सकता है कि साउंड की इंटेंसिटी का मेजरमेंट करना है, क्या होगी? तो यूनिट होगी बेल या फिर डेसिबल। याद रखें, 1 बेल इक्वल टू 10 डेसिबल होता है। तो डेसिबल है, डेसिबल नहीं है। कोई ये ना सोचे कि 1 बेल
10 डेसिबल के बराबर है, ठीक है ना। तो देसी विदेशी ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी एरिया में 25 डेसिबल साउंड है तो उसे आप कहोगे पीसफुल एरिया है। कैसा एरिया है? पीसफुल एरिया है। लेकिन अगर 80 डेसिबल से ज्यादा लेवल हो जाता है तो इसे आप डिक्लेयर करोगे साउंड पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। 80 डेसिबल से ज्यादा है तो साउंड पोल्यूशन है, और 25 डेसिबल है तो पीसफुल एरिया है, ठीक है। अब देखो, अगर साउंड पोल्यूशन होता है तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होंगे। आप सोना चाह रहे हैं लेकिन सो पाएंगे क्या? नहीं। बहुत तेज साउंड है, साउंड पोल्यूशन हो रहा है, नींद नहीं आएगी, स्लीपलेसनेस, दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, हार्ट बीट इंक्रीज होगी। जैसे आप कहीं बैठे हुए हो, अचानक से किसी ने आके हॉर्न बजा दिया, हार्ट बीट, दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नर्वसनेस होगी, नर्वसनेस, स्ट्रेस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। जैसे मान लो कल आपके नीट का एग्जाम है और आज रात को आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। पूरे साल तो पढ़ाई नहीं की, चलो आज की रात ही कर लें, कल पेपर है। तो आप रात को पढ़ाई करने बैठे, तभी पड़ोस में शादी हो रही है, बहुत तेज डीजे साउंड बज रहा है। बोलो पढ़ पाओगे क्या? नहीं। घबराहट होगी, टेंशन में आ जाओगे, पढ़ाई हो नहीं पा रही है, पता नहीं कल क्या होगा, कल नीट का पेपर है, ठीक है। आपकी इच्छा होगी जाकर डीजे वाले के 2-4 चिपका दी जाए, बहुत देर हो गई डीजे बंद नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ इफेक्ट साउंड पोल्यूशन की वजह से देखे जाते हैं। इन्हें कंट्रोल करने के 2 तरीके बताए हैं। इंडस्ट्रीज एंड मिल्स, जहां से ज्यादा साउंड रिलीज होता है वहां पर साउंड एब्जॉर्बेंट लगाए जाए, जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी साउंड पोल्यूशन कंट्रोल होगा। सेकंड एक टेक्निक है जिसको कहा जाता है मफलिंग टेक्निक। सुना है क्या नाम? मफलिंग टेक्निक। इसमें एक एग्जांपल है, ग्रीन मफलर स्कीम। अब देखो, ग्रीन मफलर का मतलब ये नहीं कि हरे कलर का मफलर खरीद कर ले आए, कानों के लपेट लिया, केजरीवाल बन गए, नहीं। ग्रीन मफलर स्कीम का मतलब है ऐसे प्लांट लगाए जाएं जो साउंड की वेलोसिटी को कम कर देते हैं, साउंड एब्जॉर्ब करते हैं, साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। मैंने आपको 2 नाम बताए थे, नीम एंड अशोका, ठीक है। ये ऐसे प्लांट हैं जो साउंड की वेलोसिटी को कम करते हैं, यानी साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। मैंने आपको सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में बताया था, यानी सोसाइटी में प्लांट्स लगाए जाएं। तो ऐसे एरिया जहां साउंड पोल्यूशन ज्यादा है, अगर इस तरह के प्लांट आप लगाते हो तो साउंड पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा, ठीक है। अगला जल्दी से बता दो, एयर एक्ट कब दिया था? 1981, आज ही पढ़ा, ठीक है। 1981। इसी में नॉइज एज अ एयर पोल्यूटेंट इंक्लूड किया गया था 1987। इसे आप याद रखें, यानी नॉइस भी क्या है? एयर पोल्यूटेंट है। एज ए एयर पोल्यूटेंट इसे कब इंक्लूड किया गया? 1987, याद रहेगा। मॉड्यूल में आए पेज नंबर 51। मॉड्यूल पेज नंबर 51, मॉड्यूल निकाल ले बेटा। पेज नंबर 51, जहां साउंड पोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें बस आपको जो मैक्सिमम लेवल है साउंड का, रॉकेट और जेट प्लेन, इनके लिए आप याद रखना, रॉकेट के लिए 180 डेसिबल और जेट प्लेन के लिए 150 डेसिबल। इसमें नीचे दिया है सॉलिड वेस्ट। अब देखो सॉलिड वेस्ट क्या है, इसके बारे में आपको सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है। वैसे तो ये सारी एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ठीक है, देखो सारी अंडरलाइन हो रही है, लेकिन इसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो बोल्ड किया हुआ है, सैनिटरी लैंडफिल। मिल गया क्या? देखो समझें, सॉलिड वेस्ट का मतलब होता है जो भी वेस्ट हम जनरेट करते हैं, कूड़ेदान में फेंक देते हैं, क्या कहलाएगा? सॉलिड वेस्ट। जैसे
म्युनिसिपैलिटी वाले अलग अलग एरिया से वेस्ट कलेक्ट करते हैं, जैसे ऑफिस से कलेक्ट किया, हॉस्पिटल से कलेक्ट किया, घरों से कलेक्ट किया। उसमें एनसीईआरटी यहां पर क्या क्या एग्जाम्पल इंक्लूड कर रही है, देखो सेकंड लाइन लास्ट में लिखा है, द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरली कंप्राइज पेपर, गोले में बंद करते जाओ, पेपर, फूड वेस्ट, प्लास्टिक्स, ग्लास, मेटल्स, रबर, लेदर, टेक्सटाइल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सॉलिड वेस्ट जो एनसीईआरटी ने बताया। अब देखो ये जो वेस्ट जनरेट होता है इसे नेचर से रिमूव करने के लिए पहले जो तरीका अपनाया जाता था वो था ओपन बर्निंग, यानी अलग अलग एरिया से वेस्ट कलेक्ट किया, किसी एरिया में ढेर लगा दिया और ओपन उसको बर्न कर दिया, जला दिया, खुले में जला दिया। बोलो ये रिमूव करने का सही तरीका था क्या? नहीं। इससे क्या नुकसान है? एयर पोल्यूशन। अगर आप ओपन बर्निंग करोगे, खुले में उसको जला दोगे तो एयर पोल्यूशन होगा। कई बार क्या होता था कि जो ढेर लगाया है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाता था, तो वहां पर वो जो एरिया है वो रेत और मक्खियों के लिए, चूहे और मक्खियों के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता था, यानी उसकी वजह से वहां पर डिजीज होने का चांस भी होता है। ठीक है, तो ये तरीका अच्छा नहीं था। इसकी जगह पर जो तरीका अपनाया गया वो था सैनिटरी लैंडफिल। बोले में बंद करो, सैनिटरी लैंडफिल। अब देखो सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है, जितना भी वेस्ट कलेक्ट हुआ, ठीक है, उसे पहले बड़े बड़े थैलियों में पैक कर दिया जाता है, अच्छे से पैकिंग होती है, और फिर अर्थ सरफेस के नीचे गड्ढा करके उसमें इन थैलियों को रख दिया जाता है और ऊपर से मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। ये तरीका होता है सैनिटरी लैंडफिल। ठीक है, ओपन बर्निंग से अच्छा तरीका है? बोलो सैनिटरी लैंडफिल ओपन बर्निंग से अच्छा तरीका है या नहीं? अच्छा तरीका है, लेकिन 100% सही तरीका नहीं है। एनसीईआरटी कह रही है मेट्रो सिटीज में इतना ज्यादा गार्बेज जनरेट होता है कि ये जगह भी कम पड़ गई है, यानी सैनिटरी लैंडफिल साइट भी भर गई है। और दूसरा पॉइंट, अगर मान लो इनमें कोई केमिकल मटेरियल है, अगर वो लीक हो गया तो उसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन ये कंडीशन है, लीक होगा तब पॉल्यूटेड होगा। इसका मतलब ओपन बर्निंग के कंपैरेटिवली अच्छा तरीका है। तो ये पॉइंट आप याद रखें। नेक्स्ट पेज पर आओ, यहां पर देखो ऊपर 2 पॉइंट लिखे हैं, लैंडफिल्स आर आल्सो नॉट रियली मच ऑफ अ सॉल्यूशन since the amount of garbage generation especially in the metros has increased so much that these sites are getting filled too. ठीक है, पहला पॉइंट। also there is danger of seepage of chemicals from these landfills polluting the underground water resources। ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए। ठीक है, यानी यहां पर जो पॉइंट आप याद रखेंगे वो होगा सैनिटरी लैंडफिल, बस ये पूछा जा सकता है। इसमें देखो इसके नीचे एक केस स्टडी दी गई है, रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट, यानी प्लास्टिक वेस्ट को नेचर से किस तरह से रिमूव किया जाए। इसके लिए केस स्टडी है, बेंगलोर की केस स्टडी, गोले में बंद करो, प्लेस बेंगलोर, जिसका रोल है अहमद खान, इसे भी गोले में बंद करो। आपको 2 बोल्ड किए हुए नाम मिल रहे होंगे, पॉली ब्लेंड एंड बिटुमेन, गोले में बंद करो, और पॉली ब्लेंड वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। देखो बेंगलोर की केस स्टडी, ये जो अहमद खान है इसने वहां से जो प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट हो रहा था उसे कलेक्ट करवाया, उस प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग करवाई और एक फाइन पाउडर तैयार किया जिसका नाम क्या है, पॉलीब्लेंड। पाउडर का नाम क्या है, पॉलीब्लेंड। फिर उस पाउडर को बिटुमेन के साथ मिक्स किया। बिटुमेन क्या होता है, जिससे सड़कें बनाई जाती है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, पॉलीब्लेंड को बिटुमेन में मिक्स किया और फिर उससे सड़कें बनाई। इससे बेनिफिट क्या होता है, पॉलीब्लेंड बिटुमेन की वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है, यानी रेनफॉल का इफेक्ट नहीं होगा। आप देखते हो हमारी जो सड़कें हैं, बारिश होती है गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर पॉलीब्लेंड मिक्स करके सड़कें बनाई जाए तो पॉलीब्लेंड बिटुमेन की वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है, यानी रेनफॉल का सड़क पर इफेक्ट नहीं होगा और ये सड़क की लाइफ 3 गुना बढ़ा देता है। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, पढ़ना यहां से, दैट ब्लेंड्स ऑफ पॉलीब्लेंड एंड बिटुमेन when used to lay roads
enhance the bitumen water repellent properties and help to increase road life by a factor 3, 3 गुना बढ़ा देता है। ठीक है, फिर देखो लास्ट में लिखा है by the year 2002 more than 40 kilometer of road in Bangalore has already been laid. At this rate, Khan will soon be running short of plastic waste in Bangalore to produce polyblend। यानी धीरे धीरे प्लास्टिक वेस्ट ही कम पड़ गया, धीरे धीरे खत्म हो गया, शॉर्टेज होने लगी, इसलिए फिर ज्यादा रोड वो नहीं बना पाया, लेकिन फिर भी मोर देन 40 किलोमीटर उसने बना दिया था। तो बोलो कितना अच्छा तरीका है, प्लास्टिक वेस्ट जो एक तरह का नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है उसे नेचर से रिमूव कर रहा है, और दूसरा ऐसी सड़कें बनाई जा रही है जिनकी लाइफ 3 गुना बढ़ जाती है, यानी वाटर का रेनफॉल का इफेक्ट नहीं होगा, बेनिफिट ही बेनिफिट है। ठीक है, ये पूछा जा चुका है पॉलीब्लेंड, इसे आप याद रखें। अब इसमें नीचे दिया है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। देखो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन में लास्ट में जो 2 डॉट बने हैं, इसमें पहले डॉट को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें, यानी ये जो 2 डॉट हैं इन्हीं से क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। यहां पर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन देखो किसकी वजह से होता है, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की वजह से। इनके सोर्स क्या क्या हैं, जैसे पहला लिखा है नेचुरल सोर्स, यानी अर्थ सरफेस से नेचुरली रेडिएशंस रिलीज होती हैं, तो अर्थ सरफेस हो गया नेचुरल सोर्स। सेकंड दिया है मैन मेड रेडिएशन, माइनिंग के दौरान ह्यूमन माइनिंग करता है, उस दौरान रेडिएशन रिलीज होने का चांस होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूल यूज किया जाता है, उस दौरान भी वहां से रेडिएशन लीक होने का चांस होता है, तो ये कैसी होंगी, मैन मेड रेडिएशन। तीसरा अदर सोर्सेज, जैसे लेबोरेटरी में साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का यूज करता है, तो वहां से भी रेडिएशन लीक होने का चांस होता है, ये हो गए अदर सोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फर्स्ट एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ रेडिएशन अकर्ड इन 3 Mile आइलैंड एंड चेरनोबिल। ये आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एक्सीडेंटल लीकेज कहां कहां पर हुआ, 3 Mile आइलैंड एंड चेरनोबिल। 3 Mile आइलैंड, इसके लिए यहां पर डेट लिख लो, 28 मार्च 1979। 3 Mile आइलैंड लीकेज कब हुआ था, 28 मार्च 1979। और ये जगह कहां पर है, लिखो पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया यूएस। चेरनोबिल की डेट लिख लो, 26 अप्रैल 1986, और प्लेस लिख लेना यूक्रेन, प्लेस यूक्रेन, यूरोप में है, ठीक है, यूक्रेन, हाँ यूक्रेन। 26 अप्रैल 1986 यूक्रेन में हुआ था, और 28 मार्च 1979 3 Mile आइलैंड पेंसिल्वेनिया यूएस में हुआ था। ये पूछा जा सकता है आपसे। अब देखो इसमें सेकंड पॉइंट लिखा है, इट हैज बीन रिकमेंडेड दैट स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट आफ्टर सफिशिएंट प्री ट्रीटमेंट should be done in suitably shielded containers buried within the rocks about 500 मीटर डीप। इसे गोले में बंद करो, बिलो द अर्थ सरफेस। यानी जो रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होते हैं, इन्हें रिमूव करने का जो तरीका बताया गया, इनका पहले जो भी प्री ट्रीटमेंट करना है वो किया जाता है, फिर इन्हें बड़े बड़े शील्डेड कंटेनर में अच्छे से पैक कर दिया जाता है, और पैक करके अर्थ सरफेस के नीचे, बोलो कितनी गहराई, 500 मीटर डीप रॉक सरफेस के बीच में रखा जाता है। अब देखो मान लो वैसे तो लीकेज होने का चांस नहीं है, शील्डेड कंटेनर होते हैं, लेकिन अगर मान लो लीकेज हो भी गया तो रॉक सरफेस के बीच में रखा है, चट्टाने टूटेंगी, रॉक सरफेस की वेदरिंग होगी, तो सॉइल का फॉर्मेशन होगा, यानी कोई नुकसान नहीं। आई बात समझ में? तो ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन यहां कंप्लीट हुआ। हमने एयर पोल्यूशन पढ़ लिया, हमने साउंड पोल्यूशन पढ़ लिया, हमने सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन पढ़ लिया, और हमने रेडियो एक्टिव पोल्यूशन पढ़ लिया। लिख लिया क्या यहां तक? लिखो ना, इसको नोट करें। हाँ, तो अभी तो आधा घंटा बाकी है।
7:15 पे छोड़ दे। वाटर पोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं बस। चलो कोई बात नहीं। लिख लो बेटा, चेरनोबिल का डेट लिख लो, 26 अप्रैल 1986। 26 अप्रैल 1986। प्रतिज्ञा करें। आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अपनी क्लास अब टेस्ट के बाद आएगी। ठीक है, टेस्ट का सिलेबस सभी को पता है। 33 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर स्टूडेंट के पूरे 33 सही होने चाहिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट।